नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, यानी कि अलायंस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। लेकिन कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस पर संशय बरकरार है। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया गया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन किसके हाथों में होगी महाराष्ट्र की कमान, किसकी होगी सत्ता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीए की अलायंस पार्टी रामदास अठावले जी हैं। अठावले जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत के लिए। और दूसरी कि ऐसी क्या बात है कि अभी तक चेहरा नहीं तय हो पाया है महाराष्ट्र। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 200 से ज़्यादा सीट हमको मिली है और महाविकास आघाड़ी की करीब 46 सीट आई है, 46 सीट आई है और वो मतलब उनको बहुत बड़ा धक्का है। तो अभी ये तो मतलब हम सब लोगों ने एक साथ बैठकर विवाद को खत्म करना चाहिए। माननीय एकनाथ शिंदे साहब का कहना है कि मुझे और कुछ टाइम मुख्यमंत्री पद देना चाहिए, इसी तरह की उनकी डिमांड है। और बीजेपी के सब लोग बोल रहे हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी 132 सीटें आई है और 6-7 अपक्षों का भी उनको सपोर्ट हो, तो उनके पास अभी 139 तक सीटें हैं। तो इसमें डेडलॉक इतना ही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर डेडलॉक है। इस डेडलॉक को खत्म करने की जिम्मेदारी अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब पर है। तो वो मतलब इस डेडलॉक को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। और मेरा सुझाव ये है कि भाई इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक किया जा सकता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एकनाथ शिंदे जी को केंद्र में मंत्री बनाना चाहिए। तो ऐसा डेडलॉक खत्म करने के लिए मतलब आप एक सुझाव दे रहे हैं और समस्या का समाधान भी दे रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहें। जाहिर सी बात है, उनके चेहरे को सामने रख के अलायंस जो है, एनडीए जो है चुनाव लड़ी थी, बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो उनकी ये ख्वाहिशें नाजायज नहीं मानी जाएंगी। लेकिन क्योंकि प्रचंड नंबर्स जो हैं वो बीजेपी के पास आए हैं, तो बीजेपी के भी अपने एकाधिकार हैं, उस पर वो दावा कर सकती हैं। तो इस बीच में अठावले साहब ये सुझाव दे रहे हैं कि समस्या का समाधान कर दो, खत्म कर दो, एकनाथ शिंदे को केंद्र में ले आओ और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दो। तो एकनाथ शिंदे साहब इस सुझाव को से बात हुई है, सुझाव पे राजी हैं? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं हुई है। मैंने सुझाव दे दिया है, मतलब इस डेडलॉक को खत्म करना है तो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। जिस तरह एकनाथ शिंदे साहब 50 एमएलए को लेकर जब हमारे महायुति के साथ पास आए थे, तब उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय मतलब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लिया था और उसको देवेंद्र फडणवीस ने भी पूरा सपोर्ट किया था और वो उनके नेतृत्व में डिप्टी सीएम बने थे। मुझे लगता है कि राजनीति में 2 कदम आगे पीछे होना पड़ता है। इसी तरह अगर अभी बीजेपी की इतनी सीटें आई है, ये ध्यान में रखकर एकनाथ शिंदे साहब ने अपना आग्रह छोड़ना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल से सपोर्ट करना चाहिए। मतलब और बाद में उन्होंने केंद्र में आना चाहिए। मेरा सुझाव ये एकनाथ शिंदे साहब अकड़ में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार को भी तो देख रहे होंगे कि बिहार में भी तो यही फॉर्मूला लागू किया गया था, बीजेपी को ज्यादा नहीं। बिहार का उदाहरण अलग था कि बिहार में मोदी साहब ने बोला था कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगी। ऐसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया था कि भाई एकनाथ शिंदे आगे की मुख्यमंत्री होगी। अच्छा। उनके नेतृत्व में मतलब उनका भी नेतृत्व था, देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व, अजित पवार का नेतृत्व था, लेकिन चुनाव लड़ा था एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, ये बात सही है। और ये इतनी बड़ी सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा रोल है, कोई हम सब लोग जानते हैं। तो लेकिन इसीलिए इतनी ज्यादा सीटें आने के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने इतना आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसीलिए शरद पवार जी पे क्या कहें? शरद पवार जी जो अब तक किंग मेकर माने जाते थे, शरद पवार जी जो किंग मेकर माने जाते थे, आज उनके भतीजे ने उनको पटकनी दे दी है। तो मतलब शरद पवार साहब महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, राजनीति का उनको बहुत बड़ा अनुभव है, समाज कारण भी उन्होंने किया है, राजनीति उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह महाविकास आघाड़ी को धक्का बैठा है, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिम्मेदार है। मतलब संविधान दिखा कर लोगों को गुमराह करने का काम वो कर रहे थे। लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई ये राहुल गांधी जी बकवास करते हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, संविधान कोई बदल नहीं सकता है और ये संविधान बदलेगा कि
चर्चा करते रहते हैं, इसीलिए लोगों ने उनके खिलाफ जाकर वोटिंग किया है। तो पवार साहब के भी ध्यान में आया कि भाई कांग्रेस पार्टी के कारण राहुल गांधी जी के प्रचार के कारण ही इतना मतलब जो सफलता उनको मिली नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी वो भी मतलब अभी उनके साथ ही है। उनको तो 10 सीटें मिली, कांग्रेस को 16 सीटें मिली है और उद्धव ठाकरे साहब को 20 सीटें मिली है। तो ये तीनों को मिलकर 46 सीटें मिली है और एकनाथ शिंदे साहब को अकेले को मतलब 57 सीटें मिली है। तो ये बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे जी इतने लोग चुनकर लाए हैं। लेकिन अभी इसके डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक सवाल है कि संजय, आप बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का जिक्र किया तो याद आया, संजय राउत जो हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि जो एनडीए की अलायंस पार्टी हैं बस दरअसल वो मोदी और शाह के गुलाम हैं, उनके विपरीत वो जा नहीं सकते। नहीं, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा पवार की पार्टी जो है ये मोदी साहब और अमित शाह साहब की गुलाम है, लेकिन वो मतलब बिल्कुल गुलाम नहीं है। ना वो किसी को सलाम करते हैं, वो अपने बलबूते पर खड़े हैं और उन्होंने ताकत अपनी दिखाई है कि खरी शिवसेना, असली शिवसेना का कौन सी है, असली एनसीपी का कौन सी है, ये दोनों ने मतलब अपने बलबूते पर दिखाया है। एकनाथ शिंदे जी ने 57 सीट चुनकर लाई है, अजीत दादा ने 41 सीट चुनकर लाई है और पूरे महा विकास आघाड़ी की 46 सीटें हैं। इसलिए मतलब ये गुलाम नहीं है, ये संजय राउत ये गुलाम है। उन्होंने मतलब उद्धव ठाकरे अच्छा आदमी था, उनको बिगाड़ कर कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास ले गए। अगर वो उद्धव ठाकरे साहब हमारे साथ रहते थे तो ये सब जो झगड़ा हुआ, ये जो कुछ हुआ, ऐसा नहीं होता था। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री चेहरा लेकर के कहीं विवाद खड़ा हो सकता है अलायंस के बीच में, एकनाथ शिंदे नाराज हो सकते हैं? नहीं, विवाद तो खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे जी नाराज है। जब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय बीजेपी हाईकमांड का जब उनके पास गया तब वो नाराज हो गए हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि भाई मुझे और एक बार बनाना चाहिए। लेकिन अब इसके संबंध में निर्णय मोदी साहब और अमित शाह साहब के हाथ में है, तो निर्णय क्या लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल लोगों का तो ओपिनियन ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस को लेकर ही कांग्रेस का तालकटोरा में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कुछ समय के लिए राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संविधान के असली स्वरूप को तो हम चेंज नहीं होने देंगे, इस देश में अराजकता आ गई है और जो भी दलितों की बात करेगा उसके माइक बंद कर दिए जाते हैं। ये उनका अपना खुद का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हमेशा झूठ बोलने में माहिर है। संविधान के बारे में झूठ बोल कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बड़ा नुकसान करने वाले कौन हो गए तो राहुल गांधी है। उन्होंने बार बार संविधान की बात करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था लोकसभा में। लेकिन अभी महाराष्ट्र के लोगों के ध्यान में आया कि भाई संविधान का विषय राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए, संविधान कोई बदल नहीं सकता है और जो दलित की बात करेगा उसका माइक बंद किया जाएगा, ये झूठा आरोप राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का माइक हमेशा चलते रहता है, इसीलिए वो उनकी न्यूज आती रहती है, उनका भाषण होते रहता है। तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है और संविधान बिल्कुल धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है और राहुल गांधी हमारे साथ थे अठावले जी, बहुत बहुत धन्यवाद।